हेलो, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? चलिए, हमारा जो चल रहा है एनसीईआरटी क्लास चल रही है, जिसमें हम क्लास 7th में हम चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा है क्लास 7th का चैप्टर 2। उसमें क्या है, राजा और उनके राज्य। काफी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, हम पढ़ते हैं राजा और उनके राज्य क्या कहते हैं। कौन कौन से राजा थे और उनके राज्य में क्या परिवर्तन थे, क्या प्रशासन व्यवस्था थी, क्या संबंध थे प्रजा से उनके, क्या उपाधियां उन्होंने ली थी और क्या उपलब्धि उन्होंने हासिल की थी। ठीक है, और कौन से समय की वो राजा कहलाए थे। चलिए देखते हैं, हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सातवीं शताब्दी के बाद, कब? 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। क्या हुआ? कई राजवंशों का उदय होता है। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। हमने पहले ही चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि जो भी हम क्लास 7 में पढ़ने वाले हैं, वो 700 से लेकर 1750 के बीच में हम अध्ययन करेंगे, यानी कि स्टडी करेंगे हम, कि 700 से लेकर 1750 के बीच में क्या क्या परिवर्तन हुए थे, कौन कौन से राजा हुए थे, कौन से राज्य को उन्होंने जीता था, कौन सी उपलब्धियां हासिल की थी, उनके दरबारी कवि कौन से थे, किसने हिंदुस्तान को हिंद बोला था, किसने हिंदुस्तान बोला था, है ना। ये सब कुछ हम क्लास फर्स्ट में कर चुके हैं, क्लास 7th के। ठीक है, तो इसमें जो बात की गई है वो 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच की बात की गई है, कि 7वीं से, यानी कि 7वीं से, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में कौन से राजा हुए और उनकी क्या प्रशासन व्यवस्था थी। ठीक है, और क्या उनकी कैसे उनके राज्य थे, कैसे उनकी व्यवस्था थी। ठीक है, चलिए देखते हैं, हम पढ़ते हैं। एक मैप के थ्रू हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि किस किस जगह में कौन कौन से, किस किस एरिया, किस किस क्षेत्र में, किस किस दिशा में कौन कौन से राजा हुए थे। चलिए, इंडिया का मैप दे रखा है, ये देख रहे हैं ना आप, इंडिया का मैप। अभी मुझे इंडिया का मैप भी पढ़ाना बाकी है, आप लोगों को अलग से लेकर आऊंगी इंडिया का मैप। अभी हम यहाँ पर इंडिया के मैप में सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि कौन कौन से राजा किस दिशा में हुए थे। ठीक है, कहाँ कहाँ पर उनका प्रभुत्व था, कहाँ कहाँ उनका शासन था। तो देखिए यहाँ पर ये दे रखा है ना, कश्मीर। यहाँ देखिए उत्तर भारत, ये क्या कहलाता है? कश्मीर जहाँ पर हमारा दिया हुआ है ना, कश्मीर है ये हमारा, ये उत्तर भारत कहलाता है। उत्तर भारत की जगह में हमारी 4 दिशाएं होती हैं, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो उत्तर में जो ये दे रखा है, ये कश्मीर दिया हुआ है। ठीक है, इसी के आसपास हम देख सकते हैं, साइंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारी आती है झेलम नदी। देखिए झेलम नदी है ना ये, और हमारी व्यास नदी। इन नदियों को यहाँ पर क्यों दर्शाया गया है? क्या इनसे रिलेशन है इन राज्यों का और राजाओं का? कुछ है रिलेशंस, इनका क्या रिलेशंस है, इनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। अभी हम ये समझेंगे कि किसके पास कौन कौन सी नदियां थी। ठीक है, किस दिशा में कौन कौन सी राज्य थी। ठीक है, इधर आ जाते हैं हम। ये तिब्बत, तिब्बत दिख रहा है ना आपका, ये ब्रह्मपुत्र दिख रहा है ना, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश मिलता है आपको, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से ये है। ठीक है, फिर ये नेपाल है हमारा, फिर ये कन्नौज है, इसके आसपास देखो गंगा नदी भी है, यमुना नदी भी है, चंबल नदी भी है। ये हमारा यहाँ पर आ जाता है इंद्रप्रस्थ, और ये हमारे आ जाते हैं चहमान। चहमान का मतलब होता है चौहान शासक। ठीक है, मुल्तान की अरब इधर देखिए, गुजरात के साइड है, ये देखिए ऊपर है साइड से, मुल्तान के अरब, मंसूर के अरब। ठीक है, इनके नाम देखो, पढ़ते चलिए, ध्यान रखिएगा दिमाग में अपने, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। गुर्जर प्रतिहार, ये देखिए यहाँ मिल रहे हैं। ये प्रयाग है, जो कि आज का इलाहाबाद है। यहाँ बनारस है, यहाँ चंदेल शासक है, ये परमार शासक हैं। ये देखो तीनों एक साइड आ गए ना, गुर्जर प्रतिहार, परमार शासक और चंदेल शासक। ये दिख रहे हैं ना आपको? ये देखिए, अभी दोबारा से फिर से मैं दिखाती हूँ इनके बारे में। शासक बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक हैं, यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये ये देखिए, ये आपके हैं गुर्जर प्रतिहार, ये परमार है और ये चंदेल है। ठीक है, अनरटा है, ये देखिए पहाड़पुर है, पाल है, उत्कल है और गंगा है। ठीक है, चलिए आप दक्षिण में आ जाइए। भारत के दक्षिण में क्या क्या हमें देखने को मिलेगा? भारत के दक्षिण में जैसे कि नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, ये क्या है? दक्षिणी नदी है। ठीक है, उत्कल महानदी के पास है, और ये कलिंग है। ठीक है, ये पहले कलिंग कहाँ पर था? ये हमारा उड़ीसा में है कलिंग। ये कहाँ है? कलिंग उड़ीसा में। ठीक है, पूर्वी चालुक्य,
जिसको वेंगी भी बोलते हैं, मालखेत, मालखेत जैसे कि मान्य खेत भी बोलते हैं इसको, कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है। और ये देखिए राष्ट्रकूट है दक्षिण में, ठीक है। फिर यहाँ पर तीन ये राजा आते हैं, जैसे चोल हो गए, चेर हो गए, और ये पांड्यन हो गए, ठीक है। ये देखो कावेरी नदी आ रही है यहाँ से, यहाँ से, ठीक है, ये रही कावेरी नदी। कावेरी नदी का इनमें क्या मतलब था, ये तीनों राज्य एक साथ हैं, देखो चोल, चीर, पांडव और कावेरी नदी भी है, क्या मतलब था इसका। चलिए हम पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने पिछले अध्याय में आपको बताया था कावेरी नदी पर, है ना। जैसे कि चोल राज्यों की राजधानी क्या थी, पल्लव, ठीक है। पल्लवों की राज चोल की राजधानी क्या थी, कावेरी पट्टनम थी, कावेरी पट्टनम थी चोल की राजधानी। और पल्लव शासक भी हुए, उनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। और पांड्यन शासक और चेर शासक, ये तीनों शासक यहाँ पे दिए हुए हैं। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिन्होंने भी क्लास नहीं देखी है वो लास्ट क्लास मेरी देख ले, ठीक है। ये यहाँ पर हमने सिर्फ जिक्र किया है कि कौन कौन से एरिया है, कौन किस किस एरिया में कौन कौन से राज्य हुए, ठीक है। और कौन कौन से शासक, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे चोल, चेर, पांडव कौन है, ये दक्षिणी शासक हैं। राष्ट्रकूट भी दक्षिणी शासक है, चालुक्य, वेंगी भी, ठीक है। ये कौन है, हमारे दक्षिणी शासक हैं, ठीक है। देखो यहाँ ये दे रखा है मानचित्र में, गुर्जर, प्रताहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चाहमान मतलब चौहान के स्थान का निर्धारण कीजिए। क्या आप आज के उन राज्यों की पहचान कर सकते हैं जिन पर उनका नियंत्रण था। चलिए हम पढ़ते हैं इसके बारे में। गुर्जर प्रताहार, देखो मैंने अभी बताया था गुर्जर प्रताहार, ये राष्ट्रकूट हो गए आपके, ठीक है। ये चाहमान हो गए आपके, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट शासक हैं जिनके बारे में इतिहास में बार बार हमें पढ़ने को मिलता है और काफी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। अब देखिए हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे कैसे राज्यों का उदय होता है, ये पढ़ेंगे हम। नए राज्य वंशों का उदय, नए राजवंशों का उदय 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। कहने का मतलब है कि ये चीजें पहले से ही चल रही थी, राजा बन रहे थे, राजा के बनने पर यज्ञ हुआ करते थे, ठीक है। तो एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था, अश्वमेध यज्ञ हुआ करते थे, धीरे धीरे राजाओं का प्रचलन बढ़ गया था, ठीक है। बड़े भूस्वामी हुए थे जिनके पास बहुत सारी जमीन हुआ करती थी, ठीक है। योद्धा सरदार हुए, वो कुछ ऐसे लोग थे जो हमारे अस्तित्व में आते हैं, हमें देखने को मिलते हैं, बड़े भूस्वामी, योद्धा सरदार। ये 7वीं सदी तक बहुत कुछ देखने लगे थे, सही सही, ठीक है। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। मैंने आपको बताया था कि मातहत या मातहत या सामंत एक ही चीज है, क्वेश्चंस को पढ़िए सही से। देखिए एग्जाम में ना कंफ्यूजन होने की बात नहीं है, मातहत का मतलब ही सामंत होता है, ठीक है। तो राजा लोग जो थे ना प्राय अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे इनको। तो ये जो सामंत हुआ करते थे ना, राजा क्या है ना, राजा सेना रखते थे अपने पास, सेना रखते थे। जब उनके पास सेना की कमी पड़ती थी तो इन्हीं सामंत से क्या करते थे, सेना लिया करते थे। तो इस तरीके से धीरे 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 ये सामंत ही राजा का रूप ले लिया करते थे, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, ये बात मैं बता चुकी हूँ आपको लास्ट क्लास में। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। देखिए यहाँ पे दे रखा है ना, मतलब जो उनके मातहत हुआ करते थे ना, सामंत हुआ करते थे, तो राजा उनसे क्या उम्मीद करते थे, राजा उनसे ये उम्मीद करते थे, राजा का मतलब यहाँ स्वामी भी बोला गया है, ठीक है। अपने स्वामी के लिए वो उपहार लाएं, उपहार में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि जैसे अनाज भी हो सकता है, और कुछ जैसे हम बोल सकते हैं कुछ सोने चांदी के आभूषण भी हो सकते हैं, और कुछ फसलें भी हो सकती हैं, फ्रूट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं उपहार में। और उनके दरबार में टाइम से हाजिरी लगाएं, अटेंडेंस दें, ठीक है। और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें, मतलब सैन्य सहायता मतलब जो सैनिकों की कमी जब पड़ती थी तो सैन्य सहायता यही लोग दिया करते थे, कौन, उनके महंत यानी कि सामंत, राजा के सामंत, जिनको राजा अपना सामंत बोलते थे, ठीक है। और धीरे धीरे अधिक सत्ता
सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने अपने को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। देखिए मैंने बताया ना, मतलब यही महातत क्या होते थे, राजा के जो महातत होते थे ना, उपहार लाते थे, धीरे धीरे क्या करते थे, ये अपने आप को सामंत से महासामंत कहने लगते थे। सामंत से जब महासामंत, महाशब्द जुड़ जाता है सामंत में, तो बड़े सामंत बन जाते हैं। एक छोटे सामंत होते हैं, फिर जब बड़े सामंत हो जाते हैं। महासामंत वो होते थे जब राजा की नजरों में वो बहुत ही ज्यादा अच्छे होते थे, तो वो महासामंत कहलाते थे। महासामंत अपने आप को बोलते थे, महामंडलेश्वर बोलते थे, यानी कि पूरे मंडल का महान स्वामी बोलने लगते थे, अपने आप को घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावे का मतलब यहाँ पर ये है कि कभी कभी जब राजा को ही सैन्य सहायता देते थे और भी चीजों की सहायता देते थे, तो राजा के सारे रीति रिवाज को ये आप लेते थे। ठीक है, तो ये क्या करते थे, धीरे धीरे सामंत होते थे, फिर महासामंत बनते थे, फिर महामंडलेश्वर की का रूप ले लेते थे, यानी कि पूरे मंडल का महान स्वामी घोषित करते थे। और कभी कभी ये राजा से पूरी तरीके से स्वतंत्र यानी कि आजाद हो जाते थे। इन पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती थी कि राजा के लिए उपहार लाएं या राजा को मतलब हाजिरी टाइम से लगाएं या सैन्य सहायता दें। ये सारे काम वो खुद से करने लगते थे और दूसरों से करवाने लगते थे अपने लिए। ठीक है, राजा की तरह बनने की कोशिश करते थे और कुछ लोग इसमें से राजा भी बन जाते थे। राइट, समझ में आया? आप कौन होते थे वो धीरे धीरे देखिए, हम आपको पढ़ाएंगे इसमें कि किस तरीके से वो राजा, कौन कौन से राजा बनते थे, इसके बारे में हम यहाँ देखेंगे और समझेंगे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। क्या था? दक्कन में। दक्कन मैंने अभी बताया था ना, दक्षिण में है ये दक्षिण में मिलते हैं राष्ट्रकूट। क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रकूट कहाँ मिलते हैं? दक्षिण में मिलते हैं, हमारे भारत के दक्षिण में देखे गए हैं राष्ट्रकूट। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। कहने का मतलब है, जहां पर भारत में आज कर्नाटक हमें देखने को मिलता है, तो राष्ट्रकूट क्या थे? राष्ट्रकूट भी राजा थे। तो ये कैसे राजा बने थे? देखो यहाँ फॉर द एग्जाम्पल एक समझाया गया है किस तरीके से वो राजा से स्वतंत्र होकर राजा बने थे। कौन? राष्ट्रकूट। और वो किसके अधीन काम करते थे? चालुक्य राजाओं के। जो कर्नाटक के चालुक्य राजा थे, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कर्नाटक के चालुक्य राजा थे, उनके अधीनस्थ थे, उनके सामंत थे। अधीनस्थ मतलब जो राष्ट्रकूट थे, राष्ट्रकूट लोग चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे, मतलब राष्ट्रकूट चालुक्य राजाओं के सामंत थे। पहले इनके लिए उपहार लाते थे, सैन्य सहायता देते थे। ठीक है, फिर इन्होंने राष्ट्रकूटों ने क्या किया चालुक्यों के साथ? देखिए, 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। मतलब उसमें से क्या देखने को मिलता है, 7वीं से 8वीं शताब्दी में जब राष्ट्रकूटों में एक प्रधान दंती दुर्ग था, एक व्यक्ति था जिसका नाम था दंती दुर्ग। उन्होंने क्या किया, अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। भाई जब राष्ट्रकूट किसके सामंत थे? चालुक्य के। तो चालुक्य से वो स्वतंत्र हो गए। ठीक है, स्वामी की अधीनता मतलब उनके नौकर बनना, उनका सामंत बनना उनको पसंद नहीं था। उन्होंने अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया कि हम आपके अधीन नहीं रह सकते हैं। किसने? राष्ट्रकूटों ने बोला चालुक्य के अधीन, ठीक है, नहीं रह सकते हैं। उसे हराया और हिरण्य गर्भ, शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। मतलब राष्ट्रकूटों ने, क्वेश्चंस बनता है यहाँ पर कि राष्ट्रकूट किसके मातहत थे? राष्ट्रकूट चालुक्य राजा के मातहत थे। कौन से चालुक्य राजा? कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के मातहत थे राष्ट्रकूटों ने चालुक्य की अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है, और किसने स्वीकार नहीं की थी? राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने चालुक्य की अधीनता स्वीकार नहीं की। और इन्होंने क्या किया? राष्ट्रकूटों ने चालुक्य को हराया। राष्ट्रकूटों ने क्या किया? चालुक्य को हराया। हराने के बाद एक उन्होंने यज्ञ करवाया, हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ का मतलब होता है सोने का गर्भ नाम का एक अनुष्ठान किया। हिरण्यगर्भ नाम का एक क्या किया इन्होंने? अनुष्ठान किया, यज्ञ किया कि हम जीत गए हैं और चालुक्य से स्वतंत्र हो गए हैं। राइट, जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था, तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा
क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। मतलब कि जब ये हिरण्यगर्भ कराया था इसने राष्ट्रकूट ने, तो हिरण्यगर्भ अनुष्ठान कराने का मतलब ये था कि जब ये अनुष्ठान कोई ब्राह्मण करता था, जब कोई ब्राह्मण करता था, ब्राह्मण के द्वारा संपन्न कराया जाता था यज्ञ, तो ये माना जाता था कि वो व्यक्ति अगर क्षत्रिय नहीं भी होगा ना, तब भी वो क्षत्रिय ही होगा, क्षत्रिय बनता था वो। मतलब वो अगर याजक नहीं है जन्म से, क्षत्रिय नहीं है वो जन्म से, फिर भी जो इसको यज्ञ को करवाता है, हिरण्यगर्भ नाम का जो यज्ञ वही करवाता था, जो दूसरों की स्वतंत्रता से मतलब क्या होता था, आजाद होता था और किसी के अधीन नहीं होता था। हिरण्यगर्भ वही करता था अनुष्ठान। तो हिरण्यगर्भ कराने का मतलब ये होता था कि अगर वो व्यक्ति जन्म से क्षत्रिय भी नहीं है ना, राजपूत भी नहीं है, तब भी वो क्षत्रिय कहलाएगा। ठीक है, तो वो क्षत्रिय बनता था। ठीक है, ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर आता है कि मतलब कुछ उद्योगपति थे, उद्योगपति के परिवार थे, उनके पुरुषों ने क्या किया, राजशाही, राजशाही का मतलब होता है राजाओं की तरह जीवन जीने के लिए उन्होंने सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मतलब सैन्य को सैन्य कौशल का मतलब होता है सैन्य, मतलब जो तीर चलाना जाने, धनुष चलाना जाने, है ना, मतलब एक तरीके से स्किल सीखते थे, सैन्य स्किल सीखते थे वो। मिसाल के तौर पर कंदम, मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। अभी तक हमने पढ़ा था राष्ट्रकूट के बारे में, जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी चालुक्य की। अब उसी तरीके से कुछ लोग थे जो व्यापारी थे, उन्होंने क्या किया, उनको भी मतलब शौक लग गया कि मतलब इसमें तो बहुत फायदा है। उन्होंने क्या किया, व्यापारी थे, तो उन पुरुषों ने क्या किया कि सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया, उन्होंने स्किल्स को सीखा, सैन्य स्किल को सीखा। कुछ लोग सेनापति बने, है ना, युद्ध में, है ना, किस तरीके से धनुष चलाया जाएगा, बाण चलाया जाएगा, इस तरीके से। इसी के तौर पर जैसे कंदम थे, कंदम और मयूर शर्मण, ये कौन थे, ये राजा बने थे। कंदम जैसे व्यापारी थे, मयूर शर्मण भी, और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। ये क्या थे, कंदम और मयूर शर्मण, है ना, ये व्यापारी नहीं थे, ये ब्राह्मण थे। कंदम, मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। ठीक है, कौन कौन, कंदम, मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र, ये कौन थे, ब्राह्मण थे। इन्होंने क्या किया, अपने पेशे को छोड़ दिया, अपने पेशे को छोड़ा, जैसे यज्ञ करते होंगे, कुछ कुछ व्यापारी भी होंगे इसमें, इन्होंने क्या किया, अपने व्यापार को छोड़कर और शस्त्र को अपना लिया। ठीक है, और इस तरीके से फिर इन्होंने क्या किया, कर्नाटक और राजस्थान में अपने क्या किए, सफलतापूर्वक राज्य स्थापित किए। इसी चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं ना, राज्य, राजा और उनके राज्य, किस तरीके से लोग राजा बने, किस तरीके से लोगों ने राज्य स्थापित किए। क्वेश्चन देखो बनता है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि कर्नाटक और राजस्थान में सफलतापूर्वक राज्य किसने स्थापित किए, कौन से ब्राह्मण थे वो, कंदम, मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। कंदम और मयूर शर्मण हम कह सकते हैं ये व्यापारी होंगे, और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ये ब्राह्मण थे। ठीक है, तो ये जो थे ना, इन्होंने अपने पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया था, और फिर उसके बाद इन्होंने कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य स्थापित किए। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं। समझ में आया किस तरीके से ये राजा बन रहे हैं और किस तरीके से इन्होंने अपने राज्य स्थापित कर रहे हैं, अधीनता स्वीकार नहीं की अपने राजाओं की। ठीक है, ये मातत ही हैं, मातत ही थे ये। जैसे ये जो मैंने अभी बताया आपको, राष्ट्रकूट क्या थे, चालुक्य के क्या थे, मातत थे, और फिर राजा बन गए, अपने आप को राजा घोषित कर दिया। अब देखिए, अभी हम देखते हैं राज्यों में प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, है ना, कैसा था। इन नए राज्यों में से कईयों ने महाराजा धीराज, राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, तीन भवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। ठीक है, चलिए और देखते हैं इसमें क्या है, बताऊंगी मैं इसको, अभी समझाऊंगी। इन सभी राज्यों में उत्पादों अर्थात किसानों
पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, इनका प्रशासन कैसा था, इन राज्यों का प्रशासन क्या था। देखिए इनमें क्या था ना, कईयों ने जब ये राजा बने तो कईयों ने अपने आप को महाराजा धीराज की उपाधि से संबोधन किया। अब महाराजा धीराज का मतलब होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, वन लाइनर में भी बनता है, महाराजा धीराज का मतलब होता है राजाओं के राजा। ठीक है। और त्रिभुवन चक्रवर्ती का मतलब होता है तीन भवनों का स्वामी। त्रिभुवन चक्रवर्ती का क्या मतलब होता है, तीन भवनों का स्वामी। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना बहुत ही भारी भारी, जैसे महाराजा धीराज हो गया, त्रिभुवन चक्रवर्ती हो गया, ऐसी भारी भारी उपाधियां धारण कर ली इन्होंने, अचीवमेंट ले लिया। ठीक है। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद भी अपने सामंतों साथ ही साथ किसान, मतलब ये उपाधियां इन्होंने धारण तो कर ली, बने राजा, फिर इनके भी सामंत थे, अपने सामंत, और साथ ही साथ जैसे किसान हो गए, व्यापारी हो गए, ब्राह्मणों के संगठन हो गए, उनके साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। मतलब जो भी सत्ता थी ना, तो किसके साथ, सामंत के साथ, किसान के साथ, व्यापारी के साथ तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी रखते थे। ठीक है। जो भी उन्होंने सत्ता हासिल की थी उसमें साझेदारी क्यों करते थे, उसमें उनका फायदा था इसलिए। ठीक है। तो इन राज्यों के उत्पादकों, मतलब जो इन राज्यों में जो उत्पादक थे ना, उत्पादक का मतलब होता है फसलों को उगाने वाला, जैसे किसान हो गया, जैसे व्यापारी हो गया, कारीगर हो गया, शिल्पकारी करते हैं ना, जैसे बर्तन बनाने का काम करते हैं या कुछ भी, पशुपालक जो मतलब पशुओं को पालते हैं तो उनसे दूध मिलता है, दही मट्ठा, ये सब चीजें मिलती हैं। तो ये क्या करते थे, अपने उत्पादकों से जो इनके उत्पादक थे, जैसे किसान हो गए, पशुपालक हो गए, कारीगर हो गए, तो इनसे क्या ना संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनसे जो ये चीजें करते थे उसी चीजों को ये अपने पास इकट्ठा करते थे। ठीक है। कौन, महाराजा धीराज और ये त्रिभुवन चक्रवर्ती, जिन्होंने अपनी अपनी बड़ी बड़ी जो उपाधियां ली थी, जो राजा बने थे। ठीक है। इनसे क्या करते थे, चीजें इकट्ठा करते थे, संसाधन इकट्ठा करते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादकों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। मतलब क्या करते थे, तो जब किसान होते थे, खेती करते थे, पशुपालक थे, जैसे पालन करते थे, कारीगर थे, जैसे शिल्पकारी करते थे, कुछ भी काम करते थे अपना, तो इनसे क्या करते थे, इनसे ये लोग ये कहते थे कि मतलब अपने जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें से एक हिस्सा इनको दिया जाए। ठीक है। अगर ये नहीं देते तो उनको बाध्य किया जाता था, जबरदस्ती लिया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को क्या करते थे, लगान मानकर वसूला जाता था। लगान, लगान का मतलब होता है कर। लगान का मतलब कि इतना लगेगा, जैसे चौथाई में से एक हिस्सा इनको मिलना चाहिए या तीसरा हिस्सा इनको मिलना चाहिए, तो लगान मानकर वसूला जाता था। लगान तय कर दिया जाता था कि इतना देना है राजा को, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। जो राजा मतलब इन चीजों से चीजें प्राप्त करता था, तो वो क्या कहता था, अपने आप को भूस्वामी कहता था, मतलब उस जमीन का स्वामी होने का दावा करता था, इसलिए। ठीक है। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था, राजस्व से व्यापारियों से भी लिया जाता था। अब देखो कितने लोगों से लगान लिया जाता था, किसानों से, पशुपालकों से, कारीगरों से और व्यापारियों से भी ये लोग क्या लेते थे, लगान मानकर इनसे वसूला जाता था। ठीक है। अभी तक तो क्या था कि माता दिन के लिए उपहार लेकर आते थे, हाजिरी बजाते थे। अब धीरे धीरे जब इम्प्रूवमेंट होता है, जब स्वतंत्र हो जाते हैं सामंत, तो धीरे धीरे ये अपने सामंत भी रखते हैं, और क्या होता है, और अपने सत्ता में साझेदारी भी रखते हैं इन लोगों की, और इनसे लगान भी वसूल करते हैं। ये इस तरीके से इम्प्रूवमेंट होने लगता है धीरे धीरे राजाओं के प्रशासन में। अब 400 कर, 400 कर का मतलब क्या है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कई बार बन चुका है। 400 कर क्या है, चलिए देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले थोड़ा सा और ये अभी रह गया है, इसको हम अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये संसाधन राज्य की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। मतलब जो संसाधन इकट्ठा करते थे ना किसानों से, पशुपालकों से, तो ये संसाधन क्या थे, राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। मतलब
फाइनेंशियल स्ट्रांग बनते थे इससे राजा। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। जो संसाधन इन लोगों से लेते थे ना, तो राजा क्या करते थे, मंदिरों का निर्माण करवाते थे, दुर्गों का निर्माण करवाते थे, है ना। तो संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल किए जाते थे। बिल्कुल सही बात है। शिल्पकार हो गए, भाई तलवार बना के दे रहे हैं, भाला बना के दे रहे हैं, तो क्या हो गए, ये संसाधन हो गए जो राजा को मिलते थे। और राजा इन संसाधनों को क्या करते थे, युद्ध में लड़ने के लिए इनका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। मतलब लूट करने में आसानी होती थी। ठीक है, जमीन और व्यापारिक मार्गों के लिए संभावनाएं खुलती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी। मतलब जो राजस्व वसूली की जाती थी ना, और के लिए पदाधिकारियों की जो नियुक्ति की जाती थी, मतलब अब एक बात और आ जाती है यहाँ पे, देखो पदाधिकारी आ जाते हैं, अधिकारी आ जाते हैं। अब राजा क्या करता था ना अपने राज्य में, भाई राजा तुरंत तो नहीं जाएगा ना इन लोगों से वसूल करने के लिए लगान, तो क्या करता था, वो पदाधिकारी अधिकारियों की नियुक्ति करता था। ठीक है, और उन अधिकारियों की नियुक्ति राजस्व वसूलने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करता था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी राजस्व वसूली के लिए, तो और भी काम होते थे अधिकारियों के। ठीक है, तो अधिकारियों की जब नियुक्ति करता था राजस्व वसूलने के लिए, तो वो मतलब प्रभावशाली परिवारों के बीच से की जाती थी। जो अच्छे खासे परिवार होते थे ना, दबंग परिवार, उनसे अधिकारियों की नियुक्ति करते थे, और प्राय वंशानुगत होती थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मतलब जब अधिकारियों की नियुक्ति करते थे तो क्या वंशानुगत होती थी या नहीं होती थी? बिल्कुल वंशानुगत होती थी। वंशानुगत का मतलब होता है जो दर पीढ़ी पीढ़ी दर चली आती है, उसको वंशानुगत बोलते हैं। राइट। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। अब सेना में भी क्या चलता था, वंश वंश से चलते थे, सेना वंशानुगत प्रोसेस चलता था, है ना। हेरिडिटी प्रोसेस चलता था। ठीक है, तो इनमें सेना में भी ऐसा ही होता था कि अगर उसका पिता सेना में है तो उसका पुत्र भी सेना में जाएगा। ये ऐसे ऐसे करके ना राजा के जो निकट और रिश्तेदार होते थे वो भी इन पदों पर होते थे, कि मतलब जैसे राजा का क्या हो गया, दामाद हो गया, राजा का पुत्र हो गया, ये सब भी इन ओहदों पर मिलते थे, और फिर वंश बाई वंश यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें चलती थी। ठीक है, वंशानुगत होती थी इन अधिकारियों की नियुक्ति। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे 400 कर के बारे में। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। मतलब चोल वंश, चोल चेर पांडव, है ना। चोल के बारे में, चोल कहाँ के शासक हैं, तमिलनाडु। तमिलनाडु में शासन करने वालों चोलों की बात हो रही है। जो तमिलनाडु में शासन कर रहे हैं चोल राजा, उनके बारे में बात हो रही है। वो क्या करते थे, अभिलेख में मिला है कि विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लिखित कर हैं वेटी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम, और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगाने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। क्या आज इनमें से कोई कर वसूले जाते हैं? कर तो वसूले नहीं जाते, टैक्स लगता है, ये तो सभी को पता होगा प्रेजेंट में। तो वो एक कर वसूलने की एक प्रोसेस है, टैक्स, जो हर चीज पे टैक्स लग रहा है। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं कि क्वेश्चन यहाँ से देखो, वेरी इंपोर्टेंट ये यहाँ से कितने क्वेश्चंस बनेंगे मैं बताती हूँ। देखो, हम बात करते हैं एक अभिलेख की। किस अभिलेख की? चोल वंश की अभिलेख की। चोल वंश कौन से, कहाँ के शासन करने वाले? तमिलनाडु के चोल वंश की बात कर रहे हैं हम। उनके अभिलेखों में क्या लिखा हुआ है? उनके अभिलेखों में कर के बारे में बताया गया है। 400 ज्यादा शब्द मिलते हैं कर के बारे में। ठीक है, उसमें उल्लिखित है कर, जैसे वेटी कर, वेटी कर, ये जो बोला जाता है ना वेटी कर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार और आ भी सकता है। सीटेट पेपर 2 में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा। पेपर 2 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं सोशल साइंस की, जिसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए जो 15 क्वेश्चंस के लिए मैं आपको तैयारी करवा रही हूँ। 15 नंबर बहुत होते हैं। 15 नंबर में जो एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, यहाँ से आपके 15 नंबर पक्के हैं।
यहाँ से आएंगे आएंगे आपको क्वेश्चंस, और सिर्फ एनसीईआरटी से ही आते हैं पेपर 2 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कैसे बनते हैं सीटेट पेपर 2 के लिए क्वेश्चन, और सीटेट पेपर 2 में भी बनते हैं, यूजीसी नेट में भी बनते हैं, ऑल टीचिंग्स एग्जाम जितने भी हो गए, जो लोग इतिहास से तैयारी कर रहे हैं उनके भी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या होता है ना कि हम कोई भी अदर बुक्स पढ़ते हैं उसके लिए हमें एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो वेट्टी क्या है? वेट्टी एक कर है। वेट्टी एक कर है जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। वेट्टी एक ऐसा कर था जो क्या करते थे, राजा क्या करते थे, जबरन मतलब नगद नहीं लेते थे, ये क्या करते थे, जबरन श्रम के रूप में, मतलब श्रम करवाते थे, मजदूरी करवाते थे। ठीक है, श्रम करवाते थे, नगद नहीं लेते थे, यानी जबरन श्रम। और कदमाई यानी कि भू राजस्व थी, जिसमें दो कर थे। देखो, दो कर थे, एक तो वेट्टी कर जो कि श्रम करवाया जाता था, लोगों से मजदूरी करवाई जाती थी, वो श्रम के रूप में रखते थे, कर के रूप में। और एक था कदमाई कर। कदमाई क्वेश्चंस बनता है कि वेट्टी और कदमाई कर किस वंश से संबंधित है, किस में उल्लेख किया गया है। चोल वंश के अभिलेख में इसका उल्लेख किया गया है, तमिलनाडु में, है ना। ये दक्षिण भारत के कर हैं, वेट्टी और कदमाई कर। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों से इनका पता चलता है। क्वेश्चन 2 बनता है इनसे, वेट्टी और कदमाई कर क्या है? वेट्टी और कदमाई कर दक्षिण भारत के कर थे। ठीक है, वेट्टी कर जो कि नगद नहीं लिया जाता था, श्रम करवाया जाता, मजदूर के रूप में लिया जाता था, मजदूरी करवा के। कुछ भी राजा जैसे कि अपना, जैसे कोई शिल्पकार हुए, कोई किसान हो गए, उनसे खेती करवा ली, जैसे कोई शिल्पकार हो गया, कुछ जैसे टोकरी बननी है, तलवारें बननी है, कुछ भी घर के बर्तन बनने, कुछ भी ऐसा काम ले लिया जाता था, वो था वेट्टी कर। और कदमाई कर वो था जो भू राजस्व था। कदमाई कर क्या था? भू राजस्व कर था, यानी कि जो भूमि से राजस्व प्राप्त करते थे, भूमि में जो उगता था, जो फसल उगती थी, वहां से राजस्व प्राप्त किया जाता था, ये था कदमाई कर। ठीक है, जैसे और कर भी लिए जाते थे, जैसे कि मकान, जैसे कि मैंने अभी बताया, वेट्टी में जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में कर लिया जाता था ना, वेट्टी कर कैसे लिया जाता था, देखो, मकान पर जैसे छाजन डल रहा है तो राजा ने उसको बुला लिया, कुछ नहीं दिया तो वो कर लग गया मजदूर पे। खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर। ठीक है, तो खजूर और पेड़ पर जब चढ़ेंगे तो सीढ़ी का इस्तेमाल करेंगे, तो उस पे लगने वाला कर। पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए लगने वाला कर, यानी कि जो पारिवारिक जो संपत्ति होती थी उसका उत्तराधिकारी जो बनता था और जो उसकी चीजों को प्रयोग करता था, उस पे लगने वाला कर। देखिए क्या अनोखी बात है, देखो, है ना। ऐसे कर राजा लिया करता था, ये सब कराते थे बेटी में। और भू राजस्व कराते थे कदमाई के अंदर। कदमाई क्या था? भू राजस्व, यानी कि यहाँ से जो भूमि में जो उगता था उससे जो राजस्व मिलता था वो था कदमाई कर, राइट। तो ये मैंने आज आपको बताया कि कौन कौन से, देखो मैंने राष्ट्रकूट और चालुक्य के बारे में आज मैंने आपको बताया, और मैंने ये भी बताया कि किस तरीके से जो सामंत और महासामंत होते थे तो वो किस तरीके से राजा का रूप ले लेते थे, यानी कि स्वतंत्र हो जाते थे राजा से। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन बनता है कि हिरण्यगर्भ का मतलब क्या होता है? हिरण्यगर्भ का मतलब होता है सोने का गर्भ, यानी कि हिरण्यगर्भ वही करवा सकता था जो क्षत्रिय बनता था। ठीक है, उसमें जितनी ताकत होती थी क्षत्रिय बनने के लायक, हिरण्यगर्भ करवाने वाले को ही क्षत्रिय पद प्राप्त होता था। ठीक है, और ये ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था। कुछ ऐसे ब्राह्मण भी थे जिन्होंने राजा से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी, राजा बन गए थे, जैसे उनमें कदम हो गए, मयूर शर्मण हो गए, गुर्जर प्रत्याहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण हो गए। ठीक है, इन्होंने भी अपने पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया था, यानी कि इन्होंने सैन्य कौशल सीखा था। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर इन्होंने क्या किया था, कर्नाटक और राजस्थान में अपने सफलतापूर्वक राज्य स्थापित किए थे। ठीक है, तो पहले क्या था कि सामंत के रूप में राजा के लिए जैसे कि हाजिरी बजानी पड़ती थी, उपहार लाना पड़ता था। फिर धीरे धीरे ये चेंजिंग होते हैं, धीरे धीरे सामंत उभर कर आते हैं, सामंत से काफी क्वेश्चंस बनते हैं, सामंत उभरते हैं, सामंत राजा बनते हैं, महाराजा राज की उपाधि धारण करते हैं, है ना। तो ऐसे राजा बनते हैं, फिर उसमें ना कर लेने का, उपहार लेने का प्रोसेस भी चेंज होता है। उपहार लेने का जो प्रोसेस होता है वो कर के रूप में, लगान के रूप में वसूला जाने लगता है। ठीक है, इसमें ये बताया गया। हमने चित्र वन के बारे में अभी नहीं पढ़ा, देखिए चित्र वन दे रखा है ना, ये क्या दे रखा है, देखिए हम पढ़ते हैं चित्र वन। एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष चिन्ह के, पुरुष
सिंह के रूप में दिखलाया गया। यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। ठीक है, जो एलोरा की गुफा है, क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनता है, विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। कहाँ पर, कौन सी गुफा में, एलोरा की गुफा में। और यह कृति कौन से शासक से संबंधित है, राष्ट्रकूट काल के शासक से संबंधित है। विष्णु को नरसिंह के रूप में दर्शाया गया है एलोरा की गुफा में। कौन से शासन से संबंधित है, शासक से संबंधित है, राष्ट्रकूट काल की कृति है, ये एक राष्ट्रकूट काल से संबंधित है। ठीक है, क्या आपके विचार में उस दौर में एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जन्म से क्षत्रिय होना महत्वपूर्ण नहीं था, इसमें बताया गया है। तभी हिरण्य गर्भ नाम का सोने का गर्भ जिसको बोला गया, ये अनुष्ठान ब्राह्मण के द्वारा किया जाता था। जो क्षत्रिय नहीं होता था वो भी क्षत्रिय बन जाता था इस तरीके से, और राजा का पद ग्रहण करता था। तो इस तरीके से मैंने आपको इनके बारे में बताया। और राज्य में प्रशासन कैसा था, कैसे लगान वसूल करते थे, 400 कर क्या था, 400 कर में कौन कौन से थे, वेटी और कदमाई कर कौन कौन से थे। ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आगे क्लास में पढ़ेंगे प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। प्लीज जो बच्चे क्लास को शेयर नहीं करते हैं वो लोग शेयर करते रहें, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है इससे, और मैं काफ़ी अच्छा आपके लिए कर पाऊंगी। और एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, आपके लिए मैं क्लास 6 के नोट्स भी लेकर आने लगी हूँ, बाई हैंड रिटन बनाकर लेकर आई हूँ। ठीक है, कि किस तरीके से क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। मैं अभी एआई का ऐसा कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसमें सेल्फ स्टडी आपको करवाकर और उसके नोट्स बनाकर आपको लेकर आ रही हूँ, और लाइन टू लाइन पढ़ा रही हूँ कि कहीं से भी कोई लाइन छूट ना जाए, क्योंकि लाइन छूटेगी तो वहाँ से क्वेश्चन भी छूट जाएगा आपका। ठीक है, तो प्लीज़ मैम का सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी हमारे स्टूडेंट्स नहीं जुड़े हैं वो जुड़े इससे, और जो जुड़ चुके हैं इस क्लास से वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली डेली क्लासेस आपको मिलती रहें। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान लगाकर पढ़ते रहें, और जो आपका एम है वो कंप्लीट हो, सक्सेस हो अपनी लाइफ में। आप, गॉड से मेरी प्रे है आपके लिए, जो भी आप कर रहे हैं अच्छी दिशा में जाएं आप, और एक अच्छा, और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, मैम से कोई गाइडेंस चाहिए आपको, ठीक है, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं कि किस तरीके से मैम पढ़ना है, किस तरीके से टाइम टेबल बनाना है, वो सब कुछ भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। ठीक है, और डेली क्लास करते रहिए। एनसीईआरटी इज़ वेरी मस्ट क्लास। ठीक है, फॉर हिस्ट्री सब्जेक्ट। ठीक है, जो लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनके लिए इतिहास एनसीईआरटी पढ़ना बहुत कंपलसरी है। तो मिलते हैं कल इसी समय चैप्टर 2 में, क्लास 7 के चैप्टर 2 में। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। ठीक है, और पढ़ते रहिए टाइम से। बाय बाय, टेक केयर।